बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। आज अखाड़ा की शुरुआत यूपी के कानपुर और कन्नौज में जारी महा छापेमारी से। करीब हफ्ता भर पहले शुरू हुई छापेमारी आज भी जारी है और अब इसका दायरा भी बढ़ गया है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से शुरू हुई छापेमारी अब 194 करोड़ का कैश बरामद करने के बाद शक की सुई उनके कारोबारियों की ओर भी मुड़ गई और अब पीयूष जैन के करीबी रिश्तेदार प्रवीण जैन के घर पर भी छापेमारी चल रही है। मंगलवार देर शाम प्रवीण जैन के ठिकानों पर जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी। प्रवीण जैन एक ट्रांसपोर्टर है और उनके पास ज्यादातर काम पीयूष जैन के कारोबार से जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि जीएसटी इंटेलिजेंस की जांच के घेरे में पीयूष जैन इसी शख्स के 4 ट्रकों की वजह से आ गए। पान मसाला और तंबाकू से भरे ट्रकों ने ही जीएसटी इंटेलिजेंस को अब तक देश की सबसे बड़ी रेड तक पहुंचा दिया। वहीं पीयूष जैन से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर यह है कि डीआरआई ने कस्टम एक्ट में पीयूष के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब डीआरआई गोल्ड स्मगलिंग के एंगल से जांच करेगी। पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर से 23 किलो सोने की ईंट बरामद की गई। बताया जा रहा है कि छापों के दौरान जो सोने की ईंट मिली उनका ताल्लुक दुबई से है। डीआरआई के अधिकारियों ने बताया कि गोल्ड पर दुबई की स्टैंप मिली है। पीयूष जैन कैश और सोना की बरामदगी मामले से जुड़ी और बड़ी खबर आ रही है। डीआरआई ने कस्टम एक्ट में पीयूष के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब डीआरआई गोल्ड स्मगलिंग के एंगल से जांच करेगी। पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर से 23 किलो सोने की ईंट बरामद की गई थी। बताया जा रहा है कि छापों के दौरान जो सोने की ईंट मिली उनका ताल्लुक दुबई से है। डीआरआई के अधिकारियों ने बताया कि गोल्ड पर दुबई की स्टैंप मिली है। तो कुल मिलाकर अब तक गिनती जो चल रही है, जिसमें 257 करोड़ रुपया कैश तो मिला ही है, अब प्रवीण जैन के यहां से भी 19 करोड़ रुपया कैश मिलने की बात सामने आ रही है। साथ ही 23 किलो सोना, 600 किलोग्राम सैंडलवुड ऑयल और कम से कम 50 किलो चांदी, ये सब कुछ अब तक बरामद किया गया है। अब और भी छापेमारी चल रही है। कन्नौज से आनंद तिवारी जुड़ रहे हैं, कानपुर से अमित गंजू जुड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से आईपी सिंह और अनिला सिंह बीजेपी से भी जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कन्नौज, जहां पर अभी भी रेड चल रही है। आनंद, आप इस वक्त फिलहाल कहां पर हैं? अब तक जितनी रेड हुई है उसमें क्या एडिशनल बरामदगी हुई है? जी देखिए आनंद, मैं इस समय कन्नौज के पीयूष जैन के जो आलीशान घर है वहां पे खड़ा हूं। देखिए हम आपको दिखाते हैं लगातार एक दरवाजा, इसके बाद ये लगातार खिड़कियां, और मेरे कैमरा से आपको गणेश दिखाएंगे। यहाँ पे लगातार दरवाजे हैं और अभी ताला लगा हुआ है आनंद यहाँ पर, क्योंकि कल जीएसटी इंटेलिजेंस और डीआरआई की टीम यहाँ से वापस लौट गए हैं लखनऊ के लिए। ऑफिशियल तौर पे उन्होंने न्यूज़ 18 को बताया है कि यहाँ पर उनकी रेड पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जो सीजर और जो पंचनामा था वो पूरी प्रक्रिया कर ली गई है। अब तक टोटल सीजर जो है वो 213 करोड़ का है, जिसमें कि 177 करोड़ रुपए कानपुर के घर से मिले थे और 19 करोड़ रुपए इसी प्रीमाइसेस से मिले थे। जहां पर देखिए आनंद अभी ताला नजर आ रहा है, जहां पर कि पिछले 6 दिनों से पूरे देश की निगाह सबसे बड़ी रेड पे थी। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम, डीआरआई की टीम, एसबीआई के कई अधिकारी और एसबीआई की नोट गिनने की कई मशीनें यहां पर लगातार डेरा जमाई हुई थी। इसके अलावा डीआरआई ने कल देर रात जो लखनऊ यूनिट है उसने भी एक कस्टम एक्ट सेक्शन 110 में मुकदमा दर्ज कर लिया है पीयूष जैन के खिलाफ, क्योंकि जो 23 किलो सोने की ईंट बरामद हुई थी उसमें डीआरआई का कहना है कि उसके जो सीरियल नंबर थे उन्हें गोद कर मिटा दिया गया था, ताकि यह पता ना चल पाए कि ये जो गोल्ड है ये नया है या पुराना है। लेकिन डीआरआई का कहना है कि ये गोल्ड नया है, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं। और जानकारी ये भी मिल रही है कि पीयूष जैन का जो कारोबार था इत्र का, उनकी एक कंपनी के जरिए जो इत्र और जो मटेरियल था, लिक्विड मटेरियल था, जो केमिकल थे, वो दुबई और सिंगापुर भेजे जाते थे और उसके बदले में जो पेमेंट आता था, पेमेंट नहीं लेते थे पीयूष जैन, दरअसल वो सोने की ईंटें लेते थे। यही शक था कि उनके ऊपर शक गिराया और अब एजेंसी लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो कैश है
वो एसबीआई के सरकारी खजाने में जमा हो चुका है और जो गोल्ड है वो इस समय डीआरआई के कब्जे में है। जानकारी ये भी मिल रही है कि इनका कुछ और सोना चांदी जो है वो भी भर से मिला हुआ, लेकिन उसके बारे में अभी ऑफिशियल तौर पर डीआरआई या जीएसटी ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं की है। लेकिन कन्नौज का ये आलीशान जो घर है और जो गोदाम है, यहां पर रेड पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अब केवल लखनऊ में और जो अहमदाबाद में जीएसटी और डीआरआई के जो बड़े अधिकारी दिल्ली में वो अब मंत्रणा कर रहे हैं कि आगे इसमें पूरे किस तरह से कार्रवाई आगे। बिल्कुल, ये तार अहमदाबाद से शुरू हुई थी, अहमदाबाद से जीएसटी की टीम कानपुर आई और कानपुर से कन्नौज पहुंची। अब कानपुर में क्या चल रहा है अमित गंजू से जान लेते हैं। कानपुर में तो और आज भी छापेमारी बढ़ गई है, उसका दायरा भी बड़ा है। अमित बताएं विस्तार से। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 मसाले के ट्रक जिसपे इनवॉइस की अगर बात की जाए तो 2,14,000, 2,08,000, 2,05,000 और 2,07,000 एक कुछ अमाउंट के मनी का था। धीरे धीरे जब इसकी ट्रैकिंग स्टार्ट हुई या ट्रैप इसको करना चालू हुआ तो अहमदाबाद से एक टीम लगाई गई, भरोच, गोधरा, जामनगर के कुछ ऑफिसर्स इसमें लगाए गए इंटेलिजेंस के, जिन्होंने इसको पूरा किया। फिर इसके अप्रोच से वो गणपत ट्रांसपोर्ट तक पहुंचे। गणपत ट्रांसपोर्ट वही है जिसके मालिक प्रवीण जैन है। प्रवीण जैन तक ये टीम पहुंचती, मसाला कारोबारी पहुंचती, मसाला कारोबारी से प्रवीण जैन को आ जाती है। प्रवीण जैन किसी तरह गचका देने में कामयाब रहता है और अपने हाथ से सारा रिफ्लेक्शन उठा के ये पीयूष जैन की तरफ कर देता है, क्योंकि दोनों एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, दोनों आपस में रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। तो टीम डीजीजीआई की टीम पीयूष जैन के पहुंचती है और लगभग 30 घंटे की लंबी मैराथन जांच के बाद तमाम फैक्ट्स सामने आते हैं। गोल्ड तो नहीं बताया सकता लेकिन 19 मशीनों से 177 करोड़ रुपया पूरा काउंट होता है और उसके बाद इन द मीन टाइम उनके बेटे प्रत्युष को टीम कहीं ले जाती है। लोगों का ऐसा मानना था कि प्रत्युष को प्रवीण जैन का सामना कराने के लिए जाने को, मगर टीम उसे लेकर कन्नौज पहुंचती है और कन्नौज में भी छापेमारी चलती, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे। अगर वो टीम्स के रिफ्लेक्शन की बात करें, टीम जो कानपुर मौजूद थी उसने 3 दिन तक लगातार पीयूष से मुलाकात, अपने उनके जो उनके नेटवर्क के लोग थे उनसे मुलाकात, उनका सामना तक कराया, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं सेंट्रल जीएसटी के कार्यालय में बैठ के, और उसके बाद वहाँ से उसको काकादेव थाने लाया गया। काकादेव थाने से मेडिकल कराने का जेल भेजा गया। इन सब प्रोसीडिंग्स के पीछे कहीं ना कहीं इनके से रिलेटेड, इनके बिजनेस कनेक्शन के लोगों की भी एक लिस्ट, लंबी फहरिस्त तैयार की गई। इसी कड़ी में कल की बात की जाए तो वही टीम जिसने पीयूष को जेल पहुंचाया था, वही टीम कल एक बार फिर से प्रवीण जैन के घर पहुंचती है और प्रवीण जैन के जहां एक और 3 करोड़ 10 लाख के आसपास के कमेटी के कागजों को जब्त करती है। वहीं से 2 पेन ड्राइव की बात सामने आ रही है, एक डायरी की बात आ रही है। इनको लेने के बाद टीम फिर आगे निकल जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि उनके कुछ बिजनेस के सहयोगी जिनके डायरी में नाम पते लिखे हैं वो कानपुर के 6 लोग हैं और इसके अलावा 4 अन्य लोग हैं जो अन्य जनपदों के, इनसे से भी पूछताछ हो सकती है। जी अमित, बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए। अब डीआरआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारी पीयूष जैन के खिलाफ सोने की तस्करी के आरोपों की जांच में भी जुट गए हैं, जिसकी वजह यह है कि अगर पीयूष जैन के कब्जे से 23 किलो सोना जो मिला है उसकी ईंटें तस्करी करके लाई गई हैं तो सरकारी एजेंसियों के किसी बड़े गोल्ड सिंडिकेट तक पहुंचने की संभावना है। अब क्योंकि दुबई में सोने पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता, इसलिए सोने की तस्करी करने वाले लोग गुपचुप तरीके से दुबई से खरीदा हुआ सोना देश के अंदर लेकर आते हैं। हालांकि सीधे रास्ते से अगर ये सोना भारत में लाया जाए तो उस पर भारत सरकार को कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी। शक है कि कस्टम ड्यूटी चुकाए बिना अवैध तरीके से सोना दुबई से भारत में लाया गया था, जिसकी जांच की जा रही है। अनिला सिंह और आईपी सिंह हमारे साथ हैं। अनिला सिंह जी, इस काले धन के कितने कुबेर हैं? देखिए, ये तो बधाई देनी चाहिए हमें सरकारी एजेंसीज की कि उन्होंने इतना बड़ा जो घोटाला, स्कैम जो है वो उजागर किया है। अब एक चेहरा सामने आया है, बहुत सारे चेहरे सामने आएंगे। 1+1 2 होगा और 2+2 जो है वो 4 होगा। बहुत सारी कड़ियां एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई दिखाई देंगी, पर हाँ, थोड़ा उसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आनंद जी क्योंकि अब सब कुछ सरकारी हाथ में आ गया है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। अगर अभी सब कुछ उजागर कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि अभी और धरपकड़ होनी है वो ना हो पाए, पर डेफिनेटली जो एजेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जिन लोगों ने इतना बड़ा जो स्कैम है, जो घोटाला है उसको पता है, वो बधाई की पात्र है। हाँ, ट्रांसपेरेंसी से काम किया और जिस तरीके के लोग हैं जो एक सामने से एक चेहरा कुछ और बनाया हुआ था, स्कूटी और स्कूटर और कॉलेज में चलने वाले, और इस प्रकार से कुबेर का खजाना वहां पे दिखाई दे रहा है कि तहखानों से, दीवारों से, पलंगों से कहां से निकल रहा है। पर हाँ, ये मोदी योगी की सरकार है यहाँ पर आपने तो अनिला जी, आप कह रहे हैं तथ्य तक पहुंचना जरूरी है, अभी तक डिटेल सारी उभर कर नहीं आई है, लेकिन बीजेपी ने तो खुलेआम सपा पर आरोप लगा दिया है।
समाजवादी पार्टी को इससे जोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमारा इससे क्या लेना देना, लेकिन बीजेपी ने तो खुलेआम ये कह दिया है, इशारा कर दिया है कि इन सब का सीधे सपा से कोई लेना देना है। अभी आपके पैनल पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जब इनिशियली ये रेड हुई थी तो ये जो खुद है इन्होंने कहा था कि ये समाजवादी पार्टी के लोगों पर ही क्यों रेड कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे रेड क्यों नहीं की जाती है। अनिला सिंह के घर पर रेड करो, महेंद्र सिंह के घर पे रेड करो, सुनील बंसल के घर पे रेड करो, केवल हमारे घर पे हमारे लोगों के ऊपर क्यों रेड की जा रही है। इन्होंने खुद ने कहा था ये बात। तो इनिशियली जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और प्रवक्ताओं ने एडवोकेसी करी थी इस व्यक्ति की, और फिर जो भी इनके एडवाइजर्स हो, इन लोगों को कहा गया होगा कि भाई आप लोग कहाँ क्या बोल क्या रहे हैं आप लोग, तो तब इन लोगों के सुर बदले हैं। डेफिनेटली दाल में काला है। अच्छा, तो दाल में काला है, सुर अब बदले हैं। आईपी सिंह जी, आप ही पर आरोप है कि आपने ही पहले कहा कि हमारे लोगों पर क्यों छापेमारी कर रहे हो। राजीव राय हमारे प्रवक्ता थे, उसको लेकर समाजवादी पार्टी और हम सब ने कहा था। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री का रिश्ता, जिस तरह से बीजेपी के सभी नेताओं के रिश्ते पीयूष जैन से और शिखर ग्रुप पान मसाले से इस्टेब्लिश हुए हैं, आनंद फानन में बीजेपी ने पीयूष जैन के ट्विटर अकाउंट्स और उन सबको ब्लॉक कर दिया है। उससे साफ जाहिर होता है, मैं तो ये कहूंगा, क्या सभी चैनल जिन्होंने समाजवादी पार्टी के नाम लिए वो माफी मांगेंगे। और समाजवादी पार्टी कानूनी सलाह ले रही है कि जिन लोगों ने भी इस तरह की खबर फर्जी चलाई है या जो अखबार चलाए हैं, क्या वो माफी मांगेंगे। उनके खिलाफ हम लीगल कार्रवाई, उनको नोटिस देंगे, क्योंकि ये मामला बीजेपी का था। बीजेपी के लोग पकड़े गए। बीजेपी ने आनंद फानन में समाजवादी पार्टी मांग करती है कि पीयूष जैन और शिखर ग्रुप के साथ साथ देश के जितने बड़े ब्रांड हैं जिनको गुजराती लॉबी संरक्षण देती है, उनके घरों पर कब रेड होगी, कब ट्रकों रुपए कब पकड़ा जाएगा। और सवाल बस यही है कि आज डीजीजीआई ने ये साफ मान लिया और बैकफुट पर आ गई। मैं तो संबित पात्रा से कहना चाहता हूं कि 177 करोड़ की जो नकदी है उसको टर्नओवर आज माना है। तो क्या बीजेपी बैकफुट पर है? क्या बीजेपी अब पीयूष जैन और शिखर ग्रुप के साथ देश के जितने पान मसाला के ग्रुप हैं उनको बचाने पर लग गई है? हम बस ये कहना चाहते हैं कि पीयूष जैन से संबंधित जितनी कॉल डिटेल्स है, सीडीआर है, वो पब्लिक की जाए और सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में इसकी सीबीआई से और इसकी जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी साफ हो। ये वही बीजेपी है जब पश्चिम बंगाल की बिल्डिंग का रोड की और निवार की फोटो लेकर आती है और बताती है हमारी है, और श्रीशैलम की डैम की फोटो लेकर आती है और मुख्यमंत्री बताते हैं ये हमारा है। उसी तरह बीजेपी ने एक तरह से झूठ फैलाया, चुनावी लाभ लेने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी कंडेम करती है। राजनीति में बीजेपी ने तो अनिला सिंह जी क्या जवाब देंगे? आईपी सिंह जी तो आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, 2016 में तो हुई थी नोटबंदी, अब हो गई है नोट जब्ती। अब नमाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि जो इनके बीमारी है, ये महाभ्रष्टा आईएएस अफसर की बीवी है, इनके घर पर कब रेड होगी? अनिल जैन के घर पर कब रेड होगी? केशव मौर्य के घर पर कब रेड होगी? सुनील बंसल के घर पर कब रेड होगी? महेंद्र सिंह के घर पर रेड कब होगी? पीयूष गोयल के घर पर रेड कब होगी? धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री के घर पर रेड कब होगी? ये सवाल है समाजवादी पार्टी के। चुनावी हथकंडे अपनाती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल में अभी तो एक बात बताइए आईपी सिंह जी, आप सवाल तो बहुत सारे पूछ रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर इस व्यापारी का आपसे कोई लेना देना नहीं है, अगर इस व्यापारी का आपसे कोई लेना देना नहीं है, रेड तो व्यापारी के घर पर हुई है, आप नेताओं के घर पर क्यों रेड पड़वा रहे हैं? आप एक बात बताइए, रेड तो एक व्यापारी पर हुई है जो काले धन का संचय कर रहा था। तो अगर इसका सपा से कोई लेना देना नहीं है और आप कह रहे हैं इसका भाजपा से लेना है, तो व्यापारी के घर पर रेड हुई, आप नेताओं के घर पर क्यों रेड पड़वा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन पहले अनिला जी जवाब तो दे दें। अनिला जी जवाब तो दे दें।
जी, इनको बहुत आदत है बीच में बोलने की। जब कोई तथ्य नहीं होता तो ये लोग चिल्लाने लगते हैं। देखिए ऐसा है कि नहीं, नमाज मैं सारे बहुत बड़ी सारा बीमारी है। चूंकि एक बीमारी है IAS की टीबी। आप ये इनको सारा टीबी तथ्य की आपको बीमारी पता है। है। तुष्टिकरण, 1.5-2 भ्रष्टाचार। लाख रुपए देखिए ये आपके बीच में नहीं बोली आईपी सिंह जी, तो आप इनके बीच में ना बोलें। जब आपकी बारी थी तो ये आपकी बात सुन रही थी, तो मेरा आपसे आग्रह है कि बीच में ना बोलें। इनको अपनी बात करने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। आप फिर सवाल पूछिएगा। देखिए वो बोल रही थी, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप पूछिए। आप जानबूझकर बीच में मत बोलिए। जब आप बोल रहे थे तो वो बीच में नहीं बोली, तो उनको बोलने दीजिए। अगर वो आपके बीच में बोली होती तो मैं कहता आप भी इंटरप्ट कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो अब उनको बोलने दीजिए। फिर आप काउंटर कीजिए। आईपी सिंह जी, ये नहीं होगा। ये समाजवादी पार्टी के वक्ताओं की सोची समझी साजिश है कि जब उनको बोलने दिया जाता है वो बोले जाते हैं, जब सामने वाले को बोलने की बारी आती है तो फिर बीच में दखल देते हैं। ये मत कीजिए आप। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं। अनिला जी, अपनी बात पूरी कीजिए। ये समाजवादी पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं ना, दे आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स। बीच में बस चिल्लाएंगे। देखिए आनंद जी, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी जो नमाजवादी पार्टी है, इनको बहुत बुरी बीमारी हो चुकी है। इनकी तरफ से आरोप यह है। आईपी सिंह जी, आप बीच में नहीं बोलेंगे। आईपी सिंह जी, आप अगर बीच में बोलेंगे फिर मुझे आपको कहकर फिर आपकी आवाज को म्यूट करना पड़ेगा। मेरा आपसे आग्रह है, उनको अपनी बात करने दीजिए, फिर आप बीच में बोलिए। देखिए इनको आपने बहुत सारे आरोप लगाए। आईपी सिंह जी, आपने बहुत सारे आरोप लगाए। इनको जवाब देने दीजिए। इनको जवाब देने दीजिए। मैं आखिरी बार आपसे कह रहा हूं। मैं वापस आपकी ओर रुख करूंगा। आप रुकिए। अनिला जी, जवाब दीजिए। आप पर आरोप यह है, उनका कहना यह है, अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी का हर एक वक्ता यह कह रहा है, वो यही कह रहे हैं कि सीडीआर को बाहर कीजिए। इनकी बातचीत जो है पीयूष जैन, प्रवीण जैन की बातचीत बीजेपी के नेताओं के साथ या बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के साथ होती रहती है। अब आप इस पर क्या कहेंगी? अनिला जी, जवाब दीजिए। संतुलन खो चुके हैं। बताने और समझाने के बाद भी इनकी जबान जो है उस पर लगाम नहीं लगा रहे हैं, तो इनका एक तो ऑडियो डाउन कर दीजिए। देखिए ऐसा है, ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका जो नॉर्मल फोन होता है उसी को आप कॉल करेंगे। नहीं, आईपी सिंह जी, आप बीच में नहीं बोलेंगे। आईपी सिंह जी, आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं बड़े आदर के साथ आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, आप बीच में नहीं बोलिए प्लीज। नार्को टेस्ट, यही हाल जो है पीयूष जैन का होगा। कंबल तान के जो थाने में सो रहे थे, तो वो तो सीधी सी बात है कि उनका खुद का कुछ नहीं गया है। जिसकी नोट जब्ती हुई है वो हाल परेशान है। और आनंद जी, ये जो नमाजवादी पार्टी है, इसको हो गई है टीबी, यानी कि टी फॉर तुष्टिकरण, बी फॉर भ्रष्टाचार। इस टीबी का इलाज आप तो आरोप लगा रही हैं अनिला जी, आप समाजवादी पार्टी पर सीधा आरोप लगा रही हैं, लेकिन अब तक कोई तथ्य जुड़कर नहीं आया है जहां पर अब तक समाजवादी पार्टी से इसका कोई लेना देना है, ऐसा तो कोई तथ्य सामने नहीं आया है। एक मिनट आईपी सिंह जी, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं अनिला जी, अब तक देखिए बीजेपी के कई सारे नेताओं ने, प्रधानमंत्री तक ने इशारा किया समाजवादी पार्टी की ओर, अमित शाह ने इशारा किया, योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया, आप भी कह रही हैं, लेकिन अब तक तो कोई तथ्य ऐसा निकल के नहीं आया है जो पीयूष जैन, प्रवीण जैन को समाजवादी पार्टी से जोड़ता है। तो फिर ये आरोप क्यों लग रहा है? मैंने कहा ना कि ये जो बैठे हुए हैं श्रीमान, इन्होंने खुद ने भी एडवोकेसी करी थी। शुरुआत में ये लोग यही बोल रहे थे, हमारा अभी कह रहा हूं राजीव राय के खिलाफ, नीतू यादव के खिलाफ क्या मिला? 72,000 रुपए 72,000 रुपए आपके पक्ष में पड़े होंगे। आपके हाथों में हो सकता है कि 20 लाख की मुखिया हो, आपके हाथ में हो सकता है गले में 20 लाख का। तो आप ये कह रहे हैं कि शुरू में पीयूष जैन, प्रवीण जैन की वकालत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वक्ता आए थे, और इसी तर्ज पर क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से उनकी पैरवी हुई थी, डिफेंस हुआ था, इसीलिए आप ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब तक तो ये तथ्य निकल कर नहीं आए। लेकिन इस बीच चित्र व्यापारी पीयूष जैन के कन्नौज के घर से 23 सोने की ईंट बरामद की गई। आरोप है कि ये सोने की ईंट तस्करी के जरिए लाई गई। ग्राउंड जीरो से देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त हम कन्नौज के पीयूष जैन के उसी घर पर मौजूद हैं जहां पर पिछले 6 दिनों से लगातार जीएसटी इंटेलिजेंस और डीआरआई की टीमें रेड कर रही थी। एसबीआई के भी कई अधिकारी यहां पर नोट गिनने की मशीनों के साथ पूरी तरह से मुस्तैद थे। और कल जिस तरह से पूरी देर रात तक यहां पर सर्च ऑपरेशन चला, उसके बाद 4 बक्सों में 19 करोड़ रुपए कैश इस घर से बरामद किया गया और 23 किलो जो सोने की ईंट थी वो बरामद की गई। बता दें कि इस
मामले में सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि डीआरआई ने देर रात इस पूरे मामले में कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, यानी कि पीयूष जैन की मुश्किलें अब लगातार बढ़ेंगी, क्योंकि जीएसटी इंटेलिजेंस ने जिस तरह से उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दर्ज की थी, उनकी गिरफ्तारी की थी, अब एक और जांच एजेंसी डीआरआई इस पूरे मामले की जांच में जुड़ गई है, क्योंकि डीआरआई को शक है कि जो गोल्ड के जो ईंटें मिली हैं उसके जो सीरियल नंबर थे उन्हें पूरी तरह से मिटाया गया था, ताकि ये पता ना लग पाए कि ये गोल्ड नया है या पुराना। लेकिन जो डीआरआई के सूत्र बता रहे हैं कि ये गोल्ड नया था, और जानकारी ये भी मिल रही है कि पीयूष जैन का जो कारोबार था इत्र का, उसमें जो रॉ मटेरियल होता था केमिकल का, वो दुबई भेजा जाता था और उसके बदले में जो पेमेंट होती थी वो पेमेंट गोल्ड की ईंटों के बदले में पीयूष जैन लेता था। वहीं सिंगापुर में भी जो चंदन का तेल जो है वो जिस तरह से भेजा जाता था पीयूष जैन की कंपनी के जरिए, और उसके बदले में जो पैसा आता था वो पैसा ना लेकर पीयूष जैन उसके बदले में गोल्ड की ईंटें लेता था। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसने पीयूष जैन के ऊपर शक जाहिर करा, और इस पूरे मामले की जो जांच है वो लगातार जारी है। लखनऊ में डीआरआई और जीएसटी के बड़े अधिकारी इस पूरे मामले की रिपोर्ट अहमदाबाद भेज रहे हैं और दिल्ली भेज रहे हैं, और अब इस मामले में लगातार पीयूष जैन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार देर शाम पीयूष जैन के एक रिश्तेदार प्रवीण जैन के ठिकानों पर भी डीजीजीआई की टीम ने छापेमारी की। प्रवीण जैन एक ट्रांसपोर्टर हैं और उनके पास ज्यादातर काम पीयूष जैन के कारोबार से जुड़ा हुआ ही था, और बताया जा रहा है कि जीएसटी इंटेलिजेंस की जांच के घेरे में पीयूष जैन इसी शख्स के 4 ट्रकों की वजह से आ गए। पान मसाला और तंबाकू से भरे ट्रकों ने ही जीएसटी इंटेलिजेंस को अब तक देश की सबसे बड़ी रेड तक पहुंचा दिया। इन 4 ट्रकों को जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने रूटीन चेकिंग के दौरान पकड़ा था। जांच करने के लिए जीएसटी इंटेलिजेंस के अफसर उस पान मसाला बनाने वाली कंपनी तक पहुंच गए जिसका माल ट्रकों में रखा हुआ था। कंपनी के दस्तावेजों की जांच के दौरान 200 से ज्यादा फर्जी बिलों का पता चला, जिनके जरिए जीएसटी के टैक्स की चोरी की जा रही है। फर्जी बिल मिलने पर कंपनी के मालिक ने अपनी गलती मान ली और टैक्स चुकाने का वादा भी किया, लेकिन तभी जांच से पता चला कि इस कंपनी में एक केमिकल कंपनी भी साझेदार है। अधिकारियों को पता चला कि केमिकल कंपनी के मालिक पीयूष जैन है और उनका कानपुर वाला घर ही कंपनी का रजिस्टर्ड दफ्तर है। यहां से पीयूष जैन सरकारी अधिकारियों के रेडार पर आ गए और उनके ठिकानों पर छापेमारी शुरू हो गई, और छापेमारी जैसे जैसे आगे बढ़ी जांच का दायरा भी बढ़ता चला गया और इतना बड़ा मामला सामने आ गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ एक अकेले पीयूष जैन और उनके रिश्तेदारी हैं, साझेदारी है, जो जीएसटी की चोरी कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं? इतना सारा धन संचय करके कोई अगर छोटी सी एक स्कूटर में घूमता रहा हो तो क्या यह धन उसी का है या फिर किसी और का है? इससे क्या चुनाव के तार जुड़ते हैं या फिर काले धन के कुबेर और भी हैं जिन पर अब क्रैकडाउन की जरूरत है? अखाड़ा मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक। गठबंधन की तरफ से ऐसी सलाह मिली तो मांझी की पार्टी ने सरकार गिराने की धमकी दे दी। जीतन राम मांझी जी ने अपने 4 विधायकों का सहयोग आपके साथ से हटा लिया ना, तो जो आज मंत्री को बने घूम रहे हैं ना, सड़क पर आ जाइएगा। सत्ताधारी गठबंधन में खटपट हुई तो आरजेडी को नए साल में अपने लिए संभावनाओं की नई किरण दिखने लगी। अब वो अपनी पतवार इस सरकार से अलग करेंगे और नए वर्ष में नए सरकार की नाव पर सवार होंगे। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर लोकतंत्र को दरकिनार करने का आरोप लगाया, जिस पर सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तानाशाही चलाई जा रही, ऐसे वक्त में कांग्रेस चुप नहीं रह सकती। इस बयान पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार होने में देर नहीं लगी और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोनिया गांधी के बयान को मजाक करार दे दिया। परिवार के में सिमटे और सिकुड़े हुए लोग अगर देश और प्रदेश के लोगों के हितों की बात करेंगे तो मजाक लगता है। कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी का झंडा गिरने पर बीजेपी ने तंज कस दिया। दिल्ली में पार्टी दफ्तर पर हुए कार्यक्रम में जैसे ही सोनिया गांधी ने झंडा फहराने के लिए रस्सी खींची, वो नीचे गिर गया, जिसके बाद सोनिया गांधी को रुकना पड़ा। हालांकि झंडा जमीन पर नहीं गिरा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने उसे वहीं खोल दिया और खड़े हो गए, जिसके बाद वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। लेकिन जैसे ही इस घटना की तस्वीरें सामने आई, बीजेपी नेताओं ने इस पर चुटकी ली। संबित पात्रा ने तो अपने ट्वीट में लिख दिया कि गिरते गिरते पूरा ही गिर गया। मालेगांव ब्लास्ट मामले के गवाह ने महाराष्ट्र एटीएस पर गंभीर आरोप लगाए तो कांग्रेस ने गवाह के इन आरोपों को यूपी चुनाव से जोड़ दिया
और सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का आरोप मढ़ दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना रवैया है चुनाव लड़ने का, उसी तरह का एक प्रोपेगेंडा का ये हिस्सा है। लेकिन बीजेपी को कांग्रेस का ये बयान अखर गया और उसने ये आरोप लगाया कि गवाह के बयान से कांग्रेस की साजिश का पर्दाफाश हुआ। भगवाधारियों को आतंकवादी साबित करने की इस पूरी साजिश का आज पर्दाफाश हुआ है। हॉलीवुड फिल्म द बैटमैन का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया। ये फिल्म 4 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। Riddler's latest. It's all about the Waynes. If we don't stand up, no one will. उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया, जिसे वहां पहुंची वन विभाग की टीम ने बचा लिया। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज यानी तीसरी डोज लगाने के लिए डॉक्टर की पर्ची नहीं दिखानी होगी। हालांकि उन्हें इससे पहले डॉक्टर से ये सलाह लेनी होगी कि वो ये डोज लगवा सकते हैं या नहीं। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर माना जाएगा और उन्हें भी कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज यानी तीसरी डोज लगाई जाएगी। इसी के लिए केंद्र ने उन राज्यों को एक खत लिखा जिनमें जल्द चुनाव होने वाले हैं। इसमें कहा गया है कि उन कर्मचारियों को जल्द कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जाए जिन्हें ये अभी तक नहीं लगी। इसके अलावा उन सभी को प्रिकॉशन डोज लगाने के भी निर्देश दिए गए, लेकिन दूसरी डोज और प्रिकॉशन डोज के बीच अंतर 9 महीने का होना चाहिए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी, जिसके बाद मुंबई की भायखला सब्जी मंडी में हर जगह मास्क नहीं तो सब्जी नहीं लिखे पोस्टर लगा दिए गए। साफ तौर पर एसोसिएशन का कहना है कि हमारी एक कोशिश है कि ग्राहक इसको समझें और मास्क लगाकर ही मंडी में आए। बताया गया कि इस मंडी में तकरीबन 10,000 लोग रोजाना आते हैं। ऐसे में कोविड नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है, इसलिए दुकानदारों ने बगैर मास्क के ग्राहकों को सब्जी बेचने से इनकार कर दिया। विदाउट मास्क के तो ये सब्जी ही नहीं दी। पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए। मेरी पार्टी जहाँ पे मेरे को आदेश करेगी, जिस तरह का काम मेरे को सौंपेगी, वैसा काम करेंगे। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा के भाई और विधायक फतेहगंज सिंह बाजवा बीजेपी में शामिल हो गए। उनके अलावा कांग्रेस विधायक बलविंदर लाडी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। फतेहजंग सिंह बाजवा पंजाब में बीजेपी को एक टर्निंग पॉइंट लाएंगे, हम गेम चेंजर होंगे पंजाब के। महात्मा गांधी पर विवादास्पद बयान देने वाले संत कालीचरण का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वो अपनी बात पर अड़े रहे और ये साफ कर दिया कि वो अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर FIR दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी दो टूक बोल दिया कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बाहर इस प्रकार से बयानबाजी करने के बजाय तो सीधा पुलिस में FIR दर्ज हो चुका है, वह अपने आप को सरेंडर करें। यूपी के हापुड़ में जन विश्वास यात्रा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने समाजवादी पार्टी पर आतंकियों की हिमायती होने का आरोप लगाया और दावा किया कि अखिलेश के शासन में 15 आतंकियों के केस वापस लिए गए, लेकिन कोर्ट ने 4 को फांसी देकर इंसाफ किया। उनके खिलाफ केस विड्रॉ किया, ऑन रिकॉर्ड 15 आतंकवादियों को कोर्ट ने विड्रॉ करने की इजाजत नहीं दी। नड्डा के आरोपों पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया और बीजेपी पर दंगा करने के आरोपियों के केस वापस लेने की कोशिश करने के आरोप मढ़ डाले। किस तरीके से दंगाइयों से केस वापस लेने का प्रयास किया गया, किस तरीके से चिन्मयानंद से केस वापस लेने का प्रयास किया गया। कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी से यूपी में सियासी दंगल छिड़ गया। प्रधानमंत्री ने कानपुर की रैली में इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। तो हरदोई की रैली में अमित शाह ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उनको जवाब देते नहीं बनता है, ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है, 250 करोड़ रुपया। जबकि अखिलेश यादव ने पीयूष जैन से समाजवादी पार्टी के किसी भी कनेक्शन से न केवल इनकार किया, बल्कि इस रेड को नोटबंदी की नाकामी का सबूत भी बताया। लोगों की आंख खुल जानी चाहिए कि नोटबंदी, इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। कोरोना संकट के बीच यूपी चुनाव की समीक्षा के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की एक टीम लखनऊ पहुंच गई।
इस टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी शामिल हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 15 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पार्टी अब तक राज्य की 117 सीटों में 88 पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बीजेपी के कब्जे वाले उत्तरी दिल्ली नगर निगम के राजन बाबू टीबी अस्पताल की इमारत का कुछ हिस्सा जर्जर हो जाने के बावजूद उसमें मरीजों का इलाज जारी है। अस्पताल के अंदर और बाहर कई जगहों पर लोगों को सतर्क करने के लिए इससे जुड़े बोर्ड भी लगा दिए गए, लेकिन वहां मरीजों को भर्ती करने की प्रक्रिया बंद नहीं हुई। जाने की मनाही है और उसी जगह पर वहां पर कई मरीजों को रखा गया है। मरीजों ने भी इस बात को माना, लेकिन वहां इलाज कराने को अपनी मजबूरी बताया। मजबूरी है, आना पड़ता है, इलाज यहीं से चल रहा है। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जयप्रकाश ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का भरोसा दिया। सवाल पूछा जाएगा और जो जिम्मेदार व्यक्ति है उससे जवाबदेही ली जाएगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के विवादों वाले बयानों के बाद नीतीश सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने उन्हें संन्यास लेने की सलाह दे डाली। कार्यभार अपने बेटे को दे, बेटा मंत्री है, सरकार चला रहे हैं, अच्छी बात है, उनको आराम करना चाहिए। गठबंधन की तरफ से ऐसी सलाह मिली तो मांझी की पार्टी ने सरकार गिराने की धमकी दे दी। जीतन राम मांझी जी ने अपने 4 विधायकों का सहयोग आपके साथ से हटा लिया ना, तो जो आज मंत्री को बने घूम रहे हैं ना, सड़क पर आ जाइएगा। सत्ताधारी गठबंधन में खटपट हुई तो आरजेडी को नए साल में अपने लिए संभावनाओं की नई किरण दिखने लगी। अब वो अपनी पतवार इस सरकार से अलग करेंगे और नए वर्ष में नए सरकार की नाव पर सवार होंगे। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर लोकतंत्र को दरकिनार करने का आरोप लगाया, जिस पर सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तानाशाही चलाई जा रही, ऐसे वक्त में कांग्रेस चुप नहीं रह सकती। इस बयान पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार होने में देर नहीं लगी और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोनिया गांधी के बयान को मजाक करार दे दिया। परिवार के में सिमटे और सिकुड़े हुए लोग अगर देश और प्रदेश के लोगों के हितों की बात करेंगे तो मजाक लगता है। कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी का झंडा गिरने पर बीजेपी ने तंज कस दिया। दिल्ली में पार्टी दफ्तर पर हुए कार्यक्रम में जैसे ही सोनिया गांधी ने झंडा फहराने के लिए रस्सी खींची, वो नीचे गिर गया, जिसके बाद सोनिया गांधी को रुकना पड़ा। हालांकि झंडा जमीन पर नहीं गिरा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने उसे वहीं खोल दिया और खड़े हो गए, जिसके बाद वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। लेकिन जैसे ही इस घटना की तस्वीरें सामने आई, बीजेपी नेताओं ने इस पर चुटकी ली। संबित पात्रा ने तो अपने ट्वीट में लिख दिया कि गिरते गिरते पूरा ही गिर गया। मालेगांव ब्लास्ट मामले के गवाह ने महाराष्ट्र एटीएस पर गंभीर आरोप लगाए तो कांग्रेस ने गवाह के इन आरोपों को यूपी चुनाव से जोड़ दिया और सरकार पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर साधा अपनी ही पार्टी पर निशाना। कहा, कांग्रेस अपने सीएम उम्मीदवार के नाम का करे ऐलान। तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में 9,195 नए केस मिले। देश में कुल एक्टिव मामलों में की गिनती 77,000 के पार। तो वहीं 21 राज्यों में ओमिक्रॉन के 780 से ज्यादा केसेस। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ बढ़ने लगी पाबंदियां। दिल्ली में येलो अलर्ट लागू होने के बाद कई जगहों पर सख्ती बढ़ी। आगे की रणनीति के लिए आज डीडीएमए की अहम बैठक। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस के गवाह के बयान पर सियासत गरमाई। आरएसएस और बीजेपी नेताओं ने यूपीए सरकार पर लगाया साजिश रचने का आरोप। तो कांग्रेस ने दूसरी एजेंसी से जांच करवाने की मांग की। पीयूष जैन के बाद उनके रिश्तेदार प्रवीण जैन के ठिकाने पर जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी। कई रसीदों में गड़बड़ी का आरोप। कानपुर में मयूर वनस्पति के ठिकानों पर भी छापेमारी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर अब डीआरआई का भी शिकंजा कसा। घर में मिली सोने की ईंटों के मामले में कस्टम एक्ट के तहत केस दर्ज। सोने की तस्करी के एंगल से भी हो रही है जांच। 5 राज्य, 690 सीट, एक बड़ी तस्वीर जहां सब कुछ है दांव पर। क्या फिर दिखेगा मोदी का दम या क्षेत्रीय दिग्गज बिगाड़ेंगे उनका खेल? देखिए सबसे बड़ा दंगल में 5 राज्यों के चुनाव की हर हलचल, चुनाव के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल पर, क्योंकि चुनाव मतलब न्यूज। मास्क लगाकर ही मंडी में आए। बताया गया कि इस मंडी में तकरीबन 10,000 लोग रोजाना आते हैं। ऐसे में कोविड नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है।
इसलिए दुकानदारों ने बगैर मास्क के ग्राहकों को सब्जी बेचने से इनकार कर दिया। विदाउट मास्क के तो ये सब्जी ही नहीं दी। पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए। मेरी पार्टी जहाँ पे मेरे को आदेश करेगी, जिस तरह का काम मेरे को सौंपेगी, वैसा काम करेंगे। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा के भाई और विधायक फतेहगंज सिंह बाजवा बीजेपी में शामिल हो गए। उनके अलावा कांग्रेस विधायक बलविंदर लाडी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। फतेहजंग सिंह बाजवा पंजाब में बीजेपी को एक टर्निंग पॉइंट लाएंगे, हम गेम चेंजर होंगे पंजाब के। महात्मा गांधी पर विवादास्पद बयान देने वाले संत कालीचरण का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वो अपनी बात पर अड़े रहे और ये साफ कर दिया कि वो अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर FIR दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी दो टूक बोल दिया कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बाहर इस प्रकार से बयानबाजी करने के बजाय तो सीधा पुलिस में FIR दर्ज हो चुका है, हुआ है, अपने आप को सरेंडर करें। यूपी के हापुड़ में जन विश्वास यात्रा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने समाजवादी पार्टी पर आतंकियों की हिमायती होने का आरोप लगाया और दावा किया कि अखिलेश के शासन में 15 आतंकियों के केस वापस लिए गए, लेकिन कोर्ट ने 4 को फांसी देकर इंसाफ किया। उनके खिलाफ केस विड्रॉ किया। ऑन रिकॉर्ड 15 आतंकवादियों को कोर्ट ने विड्रॉ करने की इजाजत नहीं दी। नड्डा के आरोपों पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया और बीजेपी पर दंगा करने के आरोपियों के केस वापस लेने की कोशिश करने के आरोप मर डाले। किस तरीके से दंगाइयों से केस वापस लेने का प्रयास किया गया, किस तरीके से चिन्मयानंद से केस वापस लेने का प्रयास किया गया। कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी से यूपी में सियासी दंगल छिड़ गया। प्रधानमंत्री ने कानपुर की रैली में इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। तो हरदोई की रैली में अमित शाह ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उनको जवाब देते नहीं बनता है, ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है, 250 करोड़ रुपया। जबकि अखिलेश यादव ने पीयूष जैन से समाजवादी पार्टी के किसी भी कनेक्शन से न केवल इनकार किया, बल्कि इस रेड को नोटबंदी की नाकामी का सबूत भी बताया। लोगों की आंख खुल जानी चाहिए कि नोटबंदी, इनकी योजना जो फैसला लिया था, वो योजना इनकी फेल हुई है। कोरोना संकट के बीच यूपी चुनाव की समीक्षा के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की एक टीम लखनऊ पहुंच गई। इस टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी शामिल हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 15 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पार्टी अब तक राज्य की 117 सीटों में 88 पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बीजेपी के कब्जे वाले उत्तरी दिल्ली नगर निगम के राजन बाबू टीबी अस्पताल की इमारत का कुछ हिस्सा जर्जर हो जाने के बावजूद उसमें मरीजों का इलाज जारी है। अस्पताल के अंदर और बाहर कई जगहों पर लोगों को सतर्क करने के लिए इससे जुड़े बोर्ड भी लगा दिए गए, लेकिन वहां मरीजों को भर्ती करने की प्रक्रिया बंद नहीं हुई। जाने की मनाही है और उसी जगह पर वहां पर कई मरीजों को रखा गया है। मरीजों ने भी इस बात को माना, लेकिन वहां इलाज कराने को अपनी मजबूरी बताया। मजबूरी है, आना पड़ता है, इलाज यहीं से चल रहा है। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जयप्रकाश ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का भरोसा दिया। सवाल पूछा जाएगा और जो जिम्मेदार व्यक्ति है उससे जवाबदेही ली जाएगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के विवादों वाले बयानों के बाद नीतीश सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने उन्हें संन्यास लेने की सलाह दे डाली। कार्यभार अपने बेटे को दे, बेटा मंत्री है, सरकार चला रहे हैं, अच्छी बात है, उनको आराम करना चाहिए।